नमस्ते बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों की तैयारी जो है अभी कंटिन्यू होगी। और क्योंकि आज जुलाई स्टार्ट हो चुका है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और अगर आपके सपनों में वो 4600 ग्रेड पे वाली उड़ान होगी तब मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग सो रहे होंगे और अपनी मेहनत को डबल ऊंचाइयों के साथ, डबल उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। इस आशा के साथ हमने जो पॉलिटी शुरुआत की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो छूटेंगे, ठीक है। तो उसी विश्वास के साथ इस सीरीज की जो हमारी दूसरी क्लास है उसकी शुरुआत में करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कहां से होती है और ऐसे क्या क्या प्रोविजंस थे, ऐसे क्या क्या से अधिनियम थे जो लाए गए और क्यों लाए गए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1600 ईस्वी में, वो सिर्फ व्यापार के माध्यम के लिए आई थी। यहां पर उसका कोई भी लॉन्ग टर्म एजेंडा नहीं था कि यहां पर बस के यहां की राजनीतिक वाली चीजों पर भी अपना इन्वॉल्वमेंट करना है, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात यह थी कि जब कंपनी के व्यापार का एकाधिकार की लड़ाई हो रही थी, मैंने आपको बताया था, उस एकाधिकार की लड़ाई में जब अलग अलग देशों के व्यापारी कंपनियां एक दूसरे के साथ होड़ करती थी तो अक्सर उनमें लड़ाइयां होती थी। तो वहां पे जो सबसे बड़ी समस्या थी, वहां पे जब जरूरत की बात की गई तब अलग अलग देश के जो वहां पे व्यापारी आते थे उनको नौसेना, थल सेना और एक सैन्य अभियाचना की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उस प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में, उस अपने आप को बचाने की लड़ाई में जो बिजनेस वाली कंपनियां थी उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू किया। कैसे? जब डच कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी में जब लड़ाई होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कहीं ना कहीं जिस जगह को ये लोग जीतते थे वहां पर अपने वेयर हाउस बनाते थे, उस जगह पर इनका एकाधिकार होता था। और वही एकाधिकार का जो महत्वाकांक्षा बोलिए या वो इच्छा बोलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच बन गया और वो धीरे धीरे व्यापार से हट करके यहां पर राजनीतिक हस्तांतरण या राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब मैंने बताया था ना कि भारतीय इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां जो हैं, ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, जहां पर वो अपनी व्यापारिक चीजों को पॉलिटिकल चीजों में कन्वर्ट करता है। और ये चीजें कौन थी? जब बंगाल में एकाधिकार हुआ, जब बंगाल में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो पलासी की जो लड़ाई हुई एक टर्निंग पॉइंट वो माना जाता है। और पलासी की लड़ाई के कारण जो बक्सर की लड़ाई होती है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो उस टर्निंग पॉइंट के बाद जब भारत के सबसे बड़े राजघराने या उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य को जब ये लोग हरा देते हैं तो इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो एक आधार तैयार करता है या इनके दिमाग में एक बात रखता है कि जब मैंने मुगलों को हरा दिया तो अब हम भारत पर छोटे छोटे राजवंशों में फूट डाल करके यहां पर शासन कर सकते हैं, यहां पे टैक्स अपने हिसाब से लगा सकते हैं और नहीं तो यहां पर सारी चीजें जो हैं वो हम अपने हिसाब से करवा सकते हैं। और समय समय पर चाहे वो हड़प नीति हो, चाहे वो जितने भी लॉर्ड गवर्नर आए उनकी नीतियां हो, सबका सिर्फ एक ही मोटिव था और वो था भारत पर शासन करना, ठीक है। लेकिन जब ये भ्रष्टाचार सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, कंपनी को जब मालूम हुआ कि यहां से जो व्यापारी, यहां से जो अधिकारी जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं। और उस भ्रष्टाचार का मतलब ये था कि जब यहां से वो मतलब नॉर्मल जाते थे और वहां से जब वो अमीर बन के आते थे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जो बोल सकते हैं कि गैप, वो काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। गैप किस चीज का? गैप इस चीज का कि इकोनॉमिकल जो चीजें थी, जो अधिकारी वहां पर काम करते थे और जो अधिकारी इंडिया में आकर के काम करते थे,
उनके बीच काफी ज्यादा गैप हो गया था पैसे को लेकर के, और उनका विरोधी था कि धीरे धीरे जब वहां की सरकार ने इन सारी चीजों को देखना शुरू किया कि हाँ सच में जो भ्रष्टाचार है वो काफी ज्यादा मात्रा में फैल रहा है, तब उन्होंने यहां पर कुछ कुछ नियम लगाने शुरू किए ताकि उस भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। तो ये जितने भी कंपनी का शासन हम पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट फेज 1773 से 1858 हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में राजनीतिकरण या भारत में एक व्यवस्था या भारत में एक पॉलिटिकल सिस्टम को कहीं ना कहीं जनरेट करेगा। और समय समय पर जब हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे भी कि आने वाले समय में जो हमारा संविधान बनता है वो इन्हीं सारी चीजों से मिलकर के बनता है, या हम यूं कहें कि एक आधार जो हमारे संविधान का है, एक रूपरेखा जो हम आज देखते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम यहां पर ही पाते हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप मैंने आपको पूरी पृष्ठभूमि समझाई होगी कि पृष्ठभूमि क्या है और कैसे कैसे जो दौर हैं वो बदलते चले गए, समीकरण बदले, समय समय पर नए नए कानून बदले, और आज जो हम भारत में कानून देखते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं का आधार माना जा सकता है। तो आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक जो कि है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में? बच्चों अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बता सकता हूं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कहीं ना कहीं पहला मील का पत्थर था जिसने भारत में कानून व्यवस्था से लेकर के, राजनीतिक व्यवस्था से लेकर के, सैन्य व्यवस्था, इस तीनों का एक आधार तैयार किया। हालांकि इसमें कमियां तो बहुत थी, लेकिन उस कमियों को दरकिनार करते हुए अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि इसी ने, यानी 1773 का जो एक्ट था, इसी ने भारत में पहली जो संवैधानिक स्ट्रक्चर था, संवैधानिक विकास था, उसका एक मील का पत्थर रखा था। कैसे, आइए देखते हैं। इस अधिनियम का जो संवैधानिक महत्व था वो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटेन की सरकार को यह पता चला कि यहां जो आता है, अरे भाई वो तो अमीर होके चला जाता है, और वहां पे जो इंग्लैंड की सरकार के लिए काम करता है बेचारा डॉलर तो कमाता है लेकिन गरीबी रहता है। ऐसा क्यों? एक तो इंडिया मीलों दूर, इतना दूर कि अगर इंडिया से उस समय कोई चलना शुरू कर दे तो ब्रिटेन पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाएं। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर सरकार का कोई कानून वहां तक पहुंचता है तो क्या वो 100% सक्सेस करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना था कि वहां से बचने के 1000 तरीके थे, और वहां पे जो अलग अलग प्रांत थे, भारत में अलग अलग जो प्रांत थे, वहां के जो अलग अलग गवर्नर थे वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे, अपने हिसाब से टैक्स लेते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को डालते थे। उस समय कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं था कि पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल होगा, नहीं, अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग मालिक थे और उन्हीं के हिसाब से वहां पे टैक्सेस उनको मिलते थे। और टैक्सेस जब उनको मिलते थे तो सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर आप बिहार में हो, अगर आप चले गए मद्रास उस समय, तो टैक्स का जो रेशियो था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता था। तो इसी देखा देखी में होड़ लग गया कि मैं आपसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं आपसे ज्यादा, और भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। उसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जब ब्रिटिश की सरकार यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचा कि यहां से जो बंदे गरीब होकर के जा रहे हैं वो तो वहां से अमीर बन के आ रहे हैं। कैसे? मतलब कि यहां से नॉर्मल गया और वहां से अंबानी बन के आया। तो ये तो बड़ी बात है ना कि जो काम मैं कर रहा हूं वहां की सरकार के लिए ब्रिटेन में, मैं तो गरीब ही हूं, बट जो इंडिया आ रहा है उसमें क्या ऐसा हो रहा है कि वो अमीर हो जा रहा है। तो इसकी वजह से ब्रिटेन की संसद में बहुत बड़ा भूचाल आया और वहां के लोगों ने या वहां के उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने ये ध्यान आकृष्ट करवाया कि ऐसा क्यों है
कि जो काम ब्रिटेन की सरकार के लिए भारत में लोग कर रहे हैं, यहाँ के अधिकारी, और हम जो यहाँ रह के कर रहे हैं, उनके सैलरी में इतना अंतर, वो जाते ही जाते अमीर हो जा रहे हैं और हम गरीब के गरीब हैं। तब ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैं इसको भारत भेजूं तो ये वहां से अमीर होके आए। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज कि जितना इनको टैक्स मिलना चाहिए था ब्रिटेन की सरकार को, वो मिल नहीं रहा था। तब इन्होंने बोला गड़बड़ कहां हो रही है, आखिर ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है कि हमको जो टैक्स मिलना था वो टैक्स ना मिल करके मुझे अपने पॉकेट से पैसे भेजने पड़ रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि रुको, इसका मैं उपाय करता हूं। और ये पहला उपाय था कि उन्होंने पूरी तरह से जो नियंत्रण है वो अब यहां से लगाना शुरू कर दिया। कैसे, आइए देखते हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कंपनी जो थी पहले सिर्फ व्यापार करती थी, वो अब प्रशासनिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर भी काम कर सकती थी। यानी अपनी जरूरत के हिसाब से सेना, अपनी जरूरत के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति और अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स। अच्छा, तो सर आपने तो बताया कि इससे पहले भी टैक्स होते थे प्रांत वाइज। हाँ होते थे, बट उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता था ब्रिटेन की सरकार के पास। ठीक है, ये लोग लगाते थे 10 रुपए और बोलते थे कि हमें 2 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, बट अब क्या हो गया कि एक एक चीज का इनको रिटर्न प्रूफ भेजना पड़ता था और उसके हिसाब से ऑडिटिंग होता था कि अच्छा इसने 5 रुपए टैक्स भेजा है ना, अगर इस 5 रुपए में अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ, या तो वो अमीर होगा या तो वो टैक्स का चोरी करेगा। तो जब वो यहां से ब्रिटेन जाता था तो उसका पूरा संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता था, और जब लगता था कि बहुत ज्यादा अंतर है तो उनको जेल भी हो सकती थी। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे की गई वो था प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। यानी वहां पे जो ब्रिटेन की सरकार थी वो तो भारत नहीं आ सकती थी, तो भारत जब नहीं आ सकती थी तो यहाँ पे शासन होगा कैसे। इसीलिए कहा गया कि वहां पर जो ऊंचे अधिकारी हैं ब्रिटेन की सरकार में, उनको ही ये अधिकार दिया जाए। लेकिन अंतर सिर्फ ये होगा कि अब जो भी काम होंगे वो ब्रिटेन की सरकार के आंखों के सामने होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब जो कि पहले प्रांत वाइज अलग अलग थे, प्रांत का मतलब अभी का स्टेट समझ लो, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि बोला नहीं, ये एक सिरदर्द है, कोई 5 रुपए ले रहा है, कोई 10 रुपए टैक्स ले रहा है अपने हिसाब से, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसने बोला मैं इसको खत्म कर रहा हूं और अब भारत में एक ही प्रशासन होगा, एक ही अधिकारी होगा जिसका कानून पूरे इंडिया में एक होगा। तो देखो यहां पर सत्ता का क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन। यानी पहली बार भारत में अगर हम लोग बात करें तो सत्ता का जो एकाधिकार अलग अलग प्रांतों में था उसको खत्म करके एक केंद्र शासित या एक केंद्र पर लाया गया। यानी पूरे भारत में एक केंद्र पर एक सरकार होगी और उसके हिसाब से कानूनें जो है वो बनेंगी। बहुत अच्छा सर, तो यहां पे हमने 3 बातें सीखी। पहला क्या कि जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक एकाधिकार थे उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया और उसको मान्यता दिया गया। दूसरा, जो अलग अलग प्रांतों पे अलग अलग जो सरकारें थी उनको हटा करके एक सरकार बनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टैक्स का डिवाइजन था वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था, उसको क्या किया गया, इक्वलाइज किया गया, ताकि ये जो गैप है वो गैप खत्म हो, भ्रष्टाचार कम हो। ठीक है, अच्छा यहां पर तो 3 बातें हमने सीख ली सर कि ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण तो करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बट इसका फायदा क्या हुआ, तो आइए देखते हैं। पहला जो फायदा हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि जो सरकार थी, जो सरकार था उसमें एक सत्ता वाला बनाया गया, यानी उसको केंद्र पर लाया गया। ठीक है, और अलग अलग जो प्रांत के जो शासक थे उसको क्या किया गया, खत्म किया गया ड्यू टू टैक्स का गैप। तो बंगाल के गवर्नर को
ठीक है, बंगाल का जो पहले गवर्नर था अब उसको गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यों का परिषद बनाया गया या कमेटी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, कमेटी बनाया गया। ठीक है, और फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, यानी ये वो मनुष्य थे जिनको ये उपाधि मिला। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, यही है वॉरेन हेस्टिंग्स साहब, जिनको एक उपाधि मिला क्या कि ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। पहले सिर्फ गवर्नर होता था लेकिन अब ये गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, एक नया पद बनाया गया। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए कितने लोगों को रखा गया, तो इनकी सहायता के लिए 4 लोगों को अपॉइंट किया गया था और ये 4 लोगों का जो काम होता था वो बिल्कुल अलग अलग होता था, यानी प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो या किसी और चीज का हो, ये चारों लोग मिलकर के वोटिंग करते थे और जो मत होता था उसके आधार पर ये वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो है कानून बनाते थे। ऐसा नहीं है कि ये जब एक मतलब सिंगल बन गए तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे, नहीं, इनकी सहायता के लिए भी 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। 4 लोगों को अपॉइंट करने का मेन रीजन क्या था, यही। ठीक है, ये जो 4 लोग थे इनको अपॉइंट करने का मेन रीजन भी क्या था, यही कि जो डिसीजंस हो वो डिसीजंस ऐसे ना हो कि बाद में उसको लेकर के पछताना पड़े। ठीक है, उस चीज को खत्म करने के लिए और ये सही डिसीजन ले सके इनके लिए 4 लोगों का एक कमेटी बनाया गया। पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब पहले गवर्नर हुए और इसके द्वारा मद्रास बंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। उस समय 3 प्रांत हुआ करते थे। अगर हम बात करें उस समय के भारत की तो बच्चों याद रखना उस समय जो है 3 प्रांत हुआ करते थे। 3 प्रांत वो कौन कौन से थे, आओ देखते हैं। अगर हम 3 प्रांत की बात करें तो थोड़ा यहां पर ध्यान देना, उस समय जो 3 प्रांत हुआ करते थे वो 3 प्रांत थे, वो 3 प्रांत जो थे वो थे बंगाल, मद्रास और मुंबई या बंबई। उस समय का बंबई लिख देते हैं, अभी मुंबई हो गया है, जिसको माया नगरी भी बोलते हैं। और इनका जो बिंदु था वो अलग अलग था। अच्छा, बिंदु का मतलब क्या हुआ सर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा मैप के हिसाब से चलते हैं। हमारा जो बंगाल था वो यहाँ पर था, मद्रास जो था वो यहाँ पर था और मुंबई जो था वो यहाँ पर था, सपोज यहाँ पे। अब ये तीनों का जो लोकेशन था, तीनों का जो पॉपुलेशन था, तीनों का जो रिक्वायरमेंट था वो अलग अलग था। थे तो तीनों समुद्र के किनारे, क्यों, क्योंकि जो कंपनियां थी उनका व्यापार का सबसे आसान माध्यम का क्या था उस समय, तो सी ट्रेड यानी समुद्री व्यापार। तो कहीं ना कहीं मद्रास और बंगाल और बंबई ये जो 3 केंद्र थे उस समय के महानगर माने जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर इनकी पकड़ बहुत ज्यादा था। यहां पर इनके वेयर हाउसेस थे, सैन्य ठिकाने थे और सारा कुछ था। ठीक है, और इंडिया में घुसने के लिए ये 3 अलग अलग बिंदु जो थे बहुत थे। और उस समय बंगाल बहुत अमीर माना जाता था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो व्यापार होते थे ना, या यहाँ पर जो राजा होते थे वो काफी अमीर, यहाँ के जो बुनकर होते थे वो अमीर, यानी यहाँ पर हर एक चीज था और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो क्योंकि बंगाल, मद्रास और बंबई यहाँ पे अलग अलग गवर्नर होते थे पहले, तो इनकी अलग अलग नीतियां होती थी। ये टैक्स कम लेता था, ये ज्यादा, और ये हो सकता था इससे भी ज्यादा, तो कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन 73 के एक्ट में क्या किया गया कि सबको एक करके इस दोनों को यानी मद्रास और बंबई को किसके साथ मिला दिया गया, बंगाल के साथ। और जो पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था अब उसको एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल बंगाल। और इस गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर अब कौन आ गए थे, मद्रास और मुंबई भी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो गवर्नर थे इनकी राजनीतिक शक्तियां खत्म। ठीक है, और इन दोनों प्रांतों की जो राजनीतिक शक्तियां थी अब वो कहां आ गई, तो बंगाल। मैंने क्या बताया था कि बंगाल उस समय का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करता था।
और उसका रीजन क्या था? यहां का ट्रेड, ठीक है, ट्रेड व्यापार। चलो आगे चलते हैं, क्या था? ट्रेड व्यापार। एक चीज और यहां पर देखना, एक लाइन लिखा हुआ है कि इसके पहले जो अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नर अलग अलग होते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय कोई भी शक्तियों का डिवाइजन नहीं था, फ्रेगमेंटेशन नहीं था, सेगमेंटेशन नहीं था, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार वो काफी बड़ी मात्रा में था। 4.73 के एक्ट से याद रखना, पहला गवर्नर जनरल जो था उसको, सॉरी गवर्नर जो था गवर्नर जनरल बना दिया गया, मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया, और तीसरा क्या? सत्ता को केंद्र पे लाया गया, अलग अलग प्रांतों को खत्म करके उसको एक जगह लाया गया, बंगाल, और राजनीतिक और प्रशासनिक चीजों को क्या किया गया? मान्यता दिया गया, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि उस समय बंगाल या इंडिया पहुंचना इतना आसान नहीं हुआ करता था, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा चीज अब यहां पर याद रखना, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, यानी यहां से एक न्याय की नींव या जस्टिस जिसको बोलते हैं, जस्टिस की नींव रखी गई, और यही है आपका कलकत्ता का न्यायालय जो उस समय बनाया गया था 1774 में। और इनके जो सबसे पहले जो न्यायाधीश हुए वो कौन थे? सर जॉन इम्पे, और इनके साथ 2 और न्यायाधीश थे। कौन कौन से थे? आप मुझे बताओ, मुझे याद है बट मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कलकत्ता के जो जज बने थे सर जॉन इम्पे, उनके साथ 2 और लोग थे, ठीक है। आइए आगे। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। इन 3 न्यायाधीशों का नाम आप मुझे बताओगे, नहीं तो मैं अगली क्लास में पक्का बताऊंगा। इसके साथ क्या किया गया? निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार लेना और रिश्वत लेना, इस चीज को ध्यान देना, रिश्वत लेना बैन कर दिया गया। बैन क्यों किया गया? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंपनी यहाँ पे आती थी उस पे जो अधिकारी आते थे उनको इतना पैसा मिल जाता था कि जब वो यहाँ से जाते थे तो भर भर के ले जाते थे, और जब वहाँ के लोगों को पता चलता था या अधिकारियों को पता चलता था तो वो उससे क्या बहुत गुस्सा होते थे, बहुत मतलब हीन भावना से देखते थे, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि जो व्यापारी यहाँ जाएंगे वो निजी व्यापार यानी खुद का व्यापार भी नहीं कर सकते हैं, भारतीय लोगों से उपहार भी नहीं ले सकते, उपहार में भूमि ले, सोना ले, कुछ भी ले, और ना ही रिश्वत ले सकते। अगर ऐसा हुआ और जब वो इंग्लैंड जाएंगे और अगर उनकी संपत्ति उनकी आय से ज्यादा होगी तो उन पे कार्रवाई भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को बैन करने का मेन रीजन था भ्रष्टाचार को खत्म करना, भ्रष्टाचार को क्या करना? खत्म करना। साथ ही साथ यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। ऐसा क्यों किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ना वो बेसिकली नियंत्रण करता था, यानी जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके साथ जो 4 लोगों की जो कमेटी थी उनका डिसीजन, उच्चतम न्यायालय का डिसीजन, इन दोनों का डिसीजन में कहीं कॉम्प्लेक्शन मत हो, चीजें कहीं जो है वो ज्यादा मतलब और लेंदी ना हो, उसको रोकने के लिए जो थी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, जो कि इनके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और अच्छे से किया जा सकता था। क्योंकि कई बार ना इसकी जो सबसे बड़ी डिमेरिट है वो मैं आपको एक बता रहा हूं कि इसमें शक्तियों का बंटवारा किस आधार पर होगा। हाई कोर्ट किस आधार पे काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आधार पे काम करेगी, गवर्नर जनरल का अधिकार क्या होगा, ये पूरा बटा हुआ नहीं था। तो कई बार क्या होता था कि हितों की लड़ाई में जो था कॉम्प्लेक्शंस हो सकते थे, तो उसको रोकने के लिए, कंपनी पर सही से नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। मतलब 1773 का जो एक्ट था उसने भारत में राजस्व, नागरिक और सेना, ठीक है, इन सारी चीजों को क्या किया? कंपलसरी टाइप में कर दिया। और दूसरी चीज ये कि इनको ये भी कहा गया कि ये जो तीनों हैं इनके जितने भी मामले होंगे वो ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी है, कि आपके पास सेना कितनी है, कहां कहां आपने लड़ाई किया,
आपके पास जो सिटीजन्स हैं वो कहाँ के हैं और उनमें क्या क्या चीजें आपने देखा, मतलब एक एक चीज का यहाँ पर रिकॉर्ड होने लगा। ठीक है, तो अब एक बार 1773 को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। 1773 के एक्ट में हमने क्या पढ़ा? पहला कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको क्या किया गया? मान्यता दिया गया। जो पहले अलग अलग प्रांतीय गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल यानी बंगाल के साथ मिलाया गया। किसको? बंगाल के साथ मिलाया गया, मद्रास को और बंबई को। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 74 में, ताकि न्यायिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर शुरू हो सके। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया, जो इनकी सारी चीजों पर क्या हो, कंपनी के काम करने के तरीके और बाकी सारी चीजों पर नियंत्रण रख सके। साथ ही साथ सैन्य मामला हो, नागरिक मामला हो या कुछ भी मामला हो, वो सारा चीज कहां पर लाया गया? ब्रिटिश सरकार के अंदर में लाया गया। और सबसे बड़ी चीज कि लोगों को या जो अधिकारी होते थे उनको साफ बोला गया कि आप ना किसी से गिफ्ट ले सकते हो, ना ही रिश्वत ले सकते हो, ना ही प्राइवेट व्यापार कर सकते हो। तो देखो कहीं ना कहीं अब यहां से सिकंजा जो है 1773 के एक्ट से कसना शुरू हो गया। कंपनी ने अपना जो काम है वो शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा कि जो 74 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया या जो कोर्ट बनाया गया उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर जॉन इम्पे। और उनके साथ कितने लोगों की नियुक्ति हुई थी? तो 3 और अलग अलग लोग थे। उन 3 अलग अलग लोगों का नाम आप मुझे बताओगे, वरना मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है 1781 का संशोधन अधिनियम। मैंने आपको क्या बताया था कि 73 के एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, उसको सुधार करने के लिए जो है 7 साल के बाद एक और जो है अधिनियम लाया गया। क्योंकि उसमें कोर्ट का काम क्या होगा, गवर्नर की शक्तियां क्या होंगी, कंपनी कैसे काम करेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे काम करेगा, इसको परिभाषित नहीं किया गया था। क्योंकि वो हड़बड़ी में बनाया गया था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में जब देखा गया कि टकराव काफी ज्यादा हो रहा है, चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए जो है 81 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। ठीक है, सो बच्चों हमने 1773 के एक्ट की जो मेन बातें थी वो तो देख ली। अब यहां पे कमियां, क्योंकि कोई भी प्लान जो गवर्नमेंट अचानक से लाती हो वो जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। तो उसमें क्या होती है, चीजें कई बार ऐड करना बहुत जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जब कमियां आपको पता होती हैं या समय के साथ जब आप उसको क्या बोलते हैं इनबिल्ड करते हो, प्रोसेस में लाते हो, तो चीजें और अपने आप क्लियर होती चली जाती हैं। क्लियर का मतलब है कि जब 73 में सरकार ने जो लाया था अधिनियम, उसका प्रैक्टिकल शुरू हुआ 73 के बाद। तो जो सबसे बड़ी थी वो शक्तियों का लड़ाई, क्योंकि यहां पर किसी भी शक्ति को आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो किसके लिए है। सुप्रीम कोर्ट में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई केस आ जाए तब क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, क्योंकि उस समय भारत में रिलीजन सिस्टम बहुत ज्यादा था। अब ऐसा नहीं है कि हिंदू का कानून के हिसाब से मुस्लिम को आप दे सकते थे सजा, और मुस्लिम के कानून के हिसाब से आप दे देते ईसाई को, बिल्कुल नहीं। तो कई बार जो होता था ना, यहां पर सजा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पाती थी कि आखिर इसको सजा दे तो दे कैसे। उस समय इस कमियां को क्या किया गया, देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया, बट उसको काम करने का क्या तरीका होगा, उसका काम करने का तरीका से लेकर के सजा कैसे देगा, ये सारी चीजें छूट गई। और कई बार तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का केस आता था तो कई बार उनको ये कह दिया जाता था कोर्ट में कि आप कौन हैं, आपको तो अधिकार नहीं है हमारे अंदर सजा देने का। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए जो है 81 का संशोधन अधिनियम लाया गया ब्रिटेन पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। तो आइए जानते हैं
कि आखिर इसमें ऐसा क्या था कि इसको लाया गया। यहां से क्वेश्चन मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं इस टॉपिक को ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा, बस आप समझ लो कि क्या क्या और क्यों आया। ठीक है, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 81 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसे बंदोबस्त कानून कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन की सरकार ने पहला बंदोबस्त कानून कब लाया, तो आप बस इतना आंसर कर देना 1781। 1781 का जो कानून है उसी को बंदोबस्त कानून कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या थी, तो गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया। मैंने बताया था ना कि कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो भी आ जाते थे, तो क्योंकि यहां पर पहले से डिफाइन नहीं था न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो लड़ाइयां होती थी। गवर्नर ये बोलता था कि आपको तो हक ही नहीं है मुझे सजा देने का, आप सजा कैसे दे सकते हैं। तो ये जो लड़ाई थी वो जब ब्रिटेन पहुंची तब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल को या उसके काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी न्यायालय या जो न्यायालय का जो अधिकार था उससे इसको मुक्त करने का मेन रीजन था कि शक्तियों का बंटवारा या लड़ाइयां ना हो। यानी न्याय की व्यवस्था को अलग रखा गया प्रशासनिक व्यवस्था से, क्योंकि उस समय जो बंगाल की या फिर भारत में हम कह सकते हैं शासन जो था वो कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर का ही था, बंगाल के गवर्नर जनरल का ही था, और वो जो कानून पास करता था, वो जो काउंसिल की हेल्प से कानून बनाता था, वो पूरे भारत में होता था। और उस समय एक नई जो शक्ति बनी थी वो थी सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई गवर्नर जनरल के साथ होने लगे, या हम ये बोले कि प्रशासनिक व्यवस्था अगर न्याय व्यवस्था से लड़ने लगे, तो राजनीतिक व्यवस्था का क्या होगा। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए क्या किया गया कि प्रशासनिक व्यवस्था को न्यायिक व्यवस्था से अलग कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर कुछ भी होगा तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा चीज, कंपनी के सेवकों यानी सर्वेंट को उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से मुक्त कर दिया गया। यानी अब कंपनी के जो उस समय कर्मचारी थे, अगर उसने ड्यूटी के समय कुछ गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सजा नहीं दे सकती थी। उसको जो भी उस पर सजा होगा वो कंपनी के कानून के हिसाब से होगा, जो कंपनी डिसाइड करेगी। दूसरा, यहां पर एक चीज देखना कि जब सर्वोच्च न्यायालय से यह चीज भी हटा दिया गया कि अगर कोई कर्मचारी कंपनी के कार्य के समय कुछ काम कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय से बरी हो गया, तो भ्रष्टाचार जो था वो लगभग अब और क्या हो गया, कम तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे इन सारे कानूनों की वजह से अब बढ़ना थोड़ा शुरू होगा। क्यों? जहां पर न्याय व्यवस्था का अधिकार ऐसे लोगों को दिया जाए जो अपने हो, वो क्या न्याय करेंगे आप भी समझ सकते हो। तो ये कुछ अधिकार थे जिसको अलग किया गया, जो पहले बटे हुए नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ राजस्व संबंधी जितने भी मामले होते थे, राजस्व मतलब रेवेन्यू टैक्स जो लेते थे, उसके जो भी मामले होते थे, उन सारे मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। अब मुझे आप ये बताओ कि जब सारे अधिकार न्यायालय क्षेत्र से बाहर करने थे, तो भाई आपने सर्वोच्च न्यायालय बनाया क्यों? यहां पर एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आप तो बोले सर्वोच्च न्यायालय बना प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए और प्रशासन को और सुदृढ़ बनाया जाए, इसके लिए केंद्र पे सरकार बनाई गई। हाँ सर बिल्कुल। और अब आप यहां पे बोल रहे हो कि गवर्नर जनरल कुछ भी करे, न्याय अधिकार कुछ नहीं है, न्यायाधीश कुछ नहीं कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। कंपनी के जो लोग हैं वो अगर कुछ गलत करें तो उस पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, उसको जो सजा मिलेगी वो कंपनी के हिसाब से मिलेगी। अब आप ये भी बोल रहे हो कि जितने भी रेवेन्यू संबंधी मामले होंगे, टैक्स संबंधी मामले होंगे, चाहे वो वसूली करना हो, चाहे वो किसी को कुछ देना हो, उस पर भी सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा क्या? तो बच्चों मैं बोलना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का काम था सिंपल वहां के जो नागरिक थे ना, उन पर शासन करना,
या उनको सजा देना, और प्रशासन से जुड़े जितने भी लोग थे उनसे इसको अलग कर दिया गया, ताकि जो लड़ाइयां थी ना प्रशासनिक व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था से, वो खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू और टैक्स से रिलेटेड जो मामले हैं ना, वो कहीं ना कहीं यहीं पे जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कि ये जो टैक्स से रिलेटेड जो मामला है, ये कहीं ना कहीं कहां पे अगर आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर तो वही हो जाएगा ना, कंपनी, वहां पे कंपनी के जो सेवक है वो इन्वॉल्व होंगे, और वो इन्वॉल्व होंगे तो सबसे पहले कहा गया कि उस पर सजा देगा नहीं। तो अगर रेवेन्यू से रिलेटेड अगर मामला में अगर ये सेवक आ गया, तब क्या होगा? तब तो जाना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये वाली जो बात है इनकी, ये गलत हो जाएगी। इसी वजह से इस चीज को क्या किया गया? कट कर दिया गया। यानी किसी भी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल भी अलग होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात पूरी तरह से समझ में आ रही है क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये जितने मामले हैं वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे मामले की वजह से इसको हटाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट काहे बनाया गया? हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अगला मामला कि अगर मुस्लिम है उसको मुस्लिम के हिसाब से सजा दो, हिंदू है उसको हिंदू के हिसाब से दो, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या सर? तो बच्चों यहां पर आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट अच्छे से काम करे, इसके लिए एक कानून व्यवस्था या कानून पे मंथन करने की एक कमिटी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो आ जाओ। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल या कलकत्ता के जो लोग थे या कलकत्ता का क्षेत्र जो था, बंगाल का जो पूरा एरिया था, उनके जितने भी मामले थे ना वो इसी सर्वोच्च न्यायालय में आ गए। और इसमें यह व्यवस्था किया गया कि हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को उनके कानून के हिसाब से जो है सजा दिया जाएगा। मैंने क्या कहा? देखो यहाँ पे जो पहले कानून व्यवस्था डिफाइन नहीं था उसको क्या किया गया? डिफाइन किया गया। साथ ही साथ जो प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल और काउंसिल के अंदर में था, सॉरी अंदर में नहीं था, यानी जो प्रांत न्यायालय होता था उसका कोई मामला गवर्नर जनरल की काउंसिल के अगर अधीन या दायर नहीं है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपना हस्तक्षेप कर सकता था। नहीं समझ में आया सर? फिर से बताइए। तो सुनो, मेरा कोई मामला है, मैं बंगाल से नहीं हूं, मैं हूं मान के चलो मद्रास से। मद्रास की एक अलग कानून व्यवस्था है जिसको हम लोग क्या कहते थे? प्रांतीय न्यायालय। क्या कहते थे? प्रांतों में जो न्यायालय होता था उसको प्रांतीय न्यायालय। वहां पर कोई मामला है मेरा और वो गवर्नर जनरल की कमेटी के अंदर में नहीं आता, गवर्नर जनरल की कमेटी में नहीं आता, तो उस वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपना काम कर सकती थी। अगर वो गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर आता तो नहीं कर सकता था। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। साथ ही साथ इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल यानी प्रोविजनल्स जितने भी कोर्ट थे, प्रोविजनल्स कोर्ट मतलब प्रांतीय कोर्ट, ठीक है, उसके कानून में जो विनिमय का मतलब होता है लेना और देना, यानी कुछ कानून अगर प्रांतों की अच्छी है तो उसके हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ कानून अच्छे तो प्रांतों को उसके हिसाब से सजा देने का अधिकार दिया गया। यानी सबसे बड़ी जो चीज थी यहां पर था हिंदू और मुस्लिम को लेकर के कि इनको सजा दे तो दे कैसे। तो क्या बोला गया कि उनके जो निजी कानून होंगे, यानी हिंदू का जो कानून होगा उसको हिंदू के हिसाब से देंगे, मुस्लिम का जो कानून होगा उसको मुस्लिम के हिसाब से देंगे। ये परमानेंट नहीं था। दिस इज द टेम्पररी सॉल्यूशन, दिस इज द टेम्पररी सॉल्यूशन गिवन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिकॉज आफ्टर 8 years they give the new agenda, new amendments। तो उस सारी चीजों में इसको क्या किया जाता है? रेक्टिफाई किया जाता है। तो यहां से हमने 4 चीजें सीखी सर। पहला कि प्रशासनिक अधिकार से जुड़े जितने भी मामले थे, रेवेन्यू, उसके स्टाफ, सबको अलग किया गया, गवर्नर जनरल के काउंसिल को भी अलग किया गया।
उच्चतम न्यायालय से। दूसरा सर कि जब सर्वोच्च न्यायालय कानून देती थी, सजा देती थी, तो उसमें कई बार क्या होते थे, रिलीजन को लेकर के डिसीजन नहीं हो पाता था। तो उस चीज को क्या किया गया, यहां पर डिफाइन कर दिया गया कि हिंदू को हिंदू के हिसाब से, मुस्लिम को मुस्लिम के हिसाब से। और सर्वोच्च न्यायालय में जो कलकत्ता के निवासी थे या बंगाल का जो पूरा क्षेत्र था, उनके सारे लोग सम्मिलित हो गए। और ऐसे मामले जो प्रांत न्यायालय में गवर्नर जनरल के अधीन नहीं है, उन पर सर्वोच्च न्यायालय अपना काम या सजा दे सकता था। तो देखो मैंने क्या कहा था, 73 वाला एक्ट तो आया, बट उसमें बहुत सारी खामियां थी, उस चीज को यहां पर दूर करने की कोशिश की गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सारी चीजों से सारी जो कमियां थी वो दूर हो गई? मुझे इसका आंसर दो। क्या जो सारी कमियां थी वो दूर हो गई? बिल्कुल नहीं, अभी भी कमियां थी। और कमियां ऐसी थी कि अगर आप देखोगे तो आगे आने वाले टाइम में आप जरूर देखोगे कि कमियां जो थी वो किस किस लेवल पे और कैसे कैसे थी। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक जो देखा उसमें हमने ये देखा कि जो भी गलतियां हुई थी 73 में, या जो कमियां रह गई थी, उसको यहां पर क्या किया गया, रेक्टिफाई किया गया। ठीक है, बट अब ये किस हद तक गया और जो नया अधिनियम आता है उसमें क्या क्या चीजें लाई गई, इन सारी चीजों को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आज की जो क्लास है उसको वापस से रिवाइज करोगे, चीजों को जो मैंने स्पेशल पॉइंट आउट कराया उसको नोट डाउन करोगे, और एग्जाम में अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो नहीं छोड़ोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।